वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा लर्निंग टॉपिक है कॉजेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। हमारा आज का यह तीसरा लेक्चर है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में कि स्किज़ोफ्रेनिया के क्या क्या कॉजेज होते हैं, यानी कि जेनेटिक्स कॉजेज होते हैं, इन्वायरमेंटल क्या कॉजेज होते हैं, साइकोलॉजिकल क्या कॉजेज होते हैं और डिफरेंट अदर कॉजेज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के रिस्क फैक्टर को डेवलप करने में अपना रोल प्ले करते हैं। फर्स्टली आता है कॉजेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इज अ कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है स्किज़ोफ्रेनिया जिसका कोई सिंगल नॉन कॉज नहीं है। इसमें डिफरेंट कॉजेज जो है वो अपना कॉम्बिनेशन रोल प्ले करते हैं जिसमें जेनेटिक्स, बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अंदर प्राइमरी कॉजेज रिस्क फैक्टर है जो कि एसोसिएट करते हैं विद द स्किज़ोफ्रेनिया के जो है वो डेवलपमेंट में डिफरेंट जो ये जेनेटिकल कॉजेज़ हैं या बायोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, इनके ट्रिगर्स होते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता माइल्ड, मॉडरेट और फिर सवेयर हो सकते हैं किसी भी पर्सन के अंदर, और ये फर्दर ऑन और मोर जो है वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्टली आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर सबसे पहले आती है फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इंक्रीज द रिस्क। अगर फैमिली में किसी पर्सन को पेरेंट्स में या जो है ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो वो आगे आने वाली जनरेशन के अंदर भी स्किज़ोफ्रेनिया का रिस्क फैक्टर जो है डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक जीन्स जो कि लिंक करते हैं डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के, कोई सिंगल जीन नहीं, डिफरेंट जीन्स आपस में मिलकर जो अपना रोल प्ले करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी डिसऑर्डर को डेवलप करने के लिए। तो उसी वही जो है जीन्स जो हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया के फैक्टर को इंक्रीज करने के लिए, इसके रिस्क फैक्टर को इंक्रीज करने के लिए भी अपना किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट इज न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर जिसके अंदर ब्रेन स्ट्रक्चर आता है। ब्रेन स्ट्रक्चर का फंक्शन, यानी कि अगर ब्रेन स्ट्रक्चर के फंक्शन में कोई इशू हो या न्यूरोट्रांसमीटर्स में कोई इम्बैलेंस क्रिएट हो तो उसकी वजह से जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स हैं वो कॉज हो सकते हैं। इसके अंदर प्रीनेटल फैक्टर्स भी आते हैं, यानी कि बर्थ से पहले कोई इशू आ जाए, कोई प्रेगनेंसी में कोई इशू क्रिएट हो तो वो भी अपना रोल प्ले करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को डेवलप करने में। ब्रेन स्ट्रक्चर की बात की जाए तो डिफरेंस इन ब्रेन एनाटॉमी सच एज, अगर ब्रेन के वेंट्रिकल्स इनलार्ज हो जाए या कोई ग्रे मैटर आ जाए ब्रेन के जो है एनाटॉमी पे, या रिड्यूस हो जाए ग्रे मैटर या और जो है वो या ये चीज़ें जो है वो एसोसिएट करती हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। क्योंकि अगर हमारी ब्रेन एनाटॉमी में कोई इशू आएगा, कोई ग्रे मैटर बनेगा या कोई जो है वो स्कैल्प इशू होगा या कोई वेंट्रिकल्स जो है वो इनलार्ज हो जाएंगी या रिड्यूस कर जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, तो इन चीज़ों की वजह से ब्रेन स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन में प्रॉब्लम्स आएंगे, और ये ब्रेन स्ट्रक्चर में ये प्रॉब्लम्स आने की वजह से जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स हैं अगर वो कम होंगे तो वो इंक्रीज़ हो सकते हैं या एसोसिएट करती हैं। उसके बाद आता है न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस। न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस के अंदर एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, डोपामीन, ग्लूटामीन मेट और सेरोटोनिन जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। ये वो जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि आपकी लाइफ के फंक्शंस को, ब्रेन फंक्शंस को चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, और अगर इनके अंदर कोई भी इम्बैलेंस आ जाए तो उसकी वजह से जो है वो डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज हो सकते हैं, उसमें स्किज़ोफ्रेनिया भी कॉज हो सकता है। पीरियडल फैक्टर्स की बात की जाए तो कोई इशू ऐसा आ जाए जो कि फेटल डेवलपमेंट में, यानी कि जब बेबी बन रहा होता है जो है मदर के अंदर, तो उसके अंदर कोई इशू आ जाए, कोई मेल न्यूट्रिशन हो जाए, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हो जाए, या कोई मदर को किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो ये भी अपना जो है वो रिस्क क्रिएट कर सकती है कि उसके ब्रेन फंक्शंस में इश्यूज आ सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में जो है केमिकल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, तो वो भी आगे चलकर स्किज़ोफ्रेनिया को कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसमें स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, सब्सटेंस यूज, अर्बन लिविंग एंड सोशल आइसोलेशन है, जो कि ये तीनों फैक्टर्स जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर से रिलेट करते हैं। फर्दर और इनकी डिटेल्स हम देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है स्ट्रेसफुल इवेंट, लाइफ इवेंट। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स की बात की जाए तो ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा या कोई ऐसा डिज़ास्टर या कोई नेचर डिज़ास्टर को ट्रॉमा किसी पर्सन ने अपनी लाइफ में फेस किया हो, कोई अब्यूज़ में फ़िज़िकल अब्यूज़ भी हो सकता है,
डिफरेंट अदर अब्यूजेस भी हो सकते हैं। सिग्निफिकेंट स्ट्रेस जो है ये फिर स्ट्रेस कॉज करते हैं, लाइफ इवेंट्स, लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेसर्स प्रॉब्लम रही, कोई वर्क इश्यूज रहे, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आगे बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गई कि उस पर्सन के कंट्रोल में नहीं रही, तो फिर वो ये वर्नरेबल स्ट्रेसेस जो है ये स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को कॉज कर सकते हैं। उसके बाद सब्सटेंस यूज़ में डिफरेंट ड्रग्स यूज जैसे कैनबीज, LSD, एम्फेटामिस या और अदर ऐसे ड्रग्स जो अपना वर्सन रोल प्ले करते हो स्किज़ोफ्रेनिया के या अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के कॉज के, तो फिर ये जेनेटिकली भी जो है हो सकता है कि पेरेंट्स में किसी ने कभी ड्रग यूज़ किया हो, तो वो चीज़ भी इसके अंदर आ सकती है। वो आगे चलकर बच्चे भी उस ड्रग्स के तरफ का रुझान कर सकते हैं, और फिर उनके अंदर भी यह डेवलपमेंट हो सकती है कि इंडिविजुअल ने अगर ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है, वो किसी मेडिकेशन का यूज़ भी हो सकता है, वो कोई भी किसी भी तरह का ड्रग हो सकता है जिसका इस्तेमाल करते करते वो अपने माइंड को इतना कंट्रोल नहीं रख पाए और उसके बाद उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। अर्बन लिविंग की बात की जाए तो ग्रोइंग अप लिविंग इन द हाई अर्बनाइज्ड एरियाज लिंक टू एन इंक्रीज रिस्क। अब इसमें बहुत सारी जो है वो फैक्टर्स आते हैं कि जो हाईली जो लोग होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, वो ज़्यादातर अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे होते, और जो मतलब उन्हें हर तरह की छूट होती है हर चीज़ की, तो फिर वो अगर पेरेंट्स का कंट्रोल ना हो तो बच्चे डिफरेंट हार्मफुल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो सकते हैं और ख़ुद को सोशल आइसोलेट भी कर सकते हैं। सोशल आइसोलेशन के ऊपर और भी डिफरेंट फैक्टर्स आ सकते हैं जिसकी वजह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनके माइंड सेट्स चेंज होने के बाद स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है। उसके बाद प्रीनेटल एंड अर्ली लाइफ फैक्टर्स, इसमें कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग बर्थ, यानी कि ऑक्सीजन की कमी, डेप्रीवेशन हो जाना बर्थ के दौरान, तो उसकी वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ब्रेन फंक्शनल इश्यूज हो सकते हैं। उसके बाद जो है वो वायरल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि मदर को किसी भी तरह का कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जाना, स्पेशली इन्फ्लुएंजा होना, जिसकी वजह से ब्रेन फैक्टर्स में इशू आ सकता है और डिफरेंट जो है वो फैक्टर्स क्रिएट हो सकते हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद साइको सोशल फैक्टर जिसमें डिसफंक्शनल ऑफ फैमिली इश्यूज़ की वजह से फैमिली में कोई डिसनेमिक्स है या कोई क्रॉनिक जो है वो सोशल एडवर्सिटी है वो ट्रिगर क्रिएट करे और सस्पेक्टेबल इंडिविजुअल बनाए पर्सन को, तो भी स्किज़ोफ्रेनिया के जो है रिस्क फैक्टर्स वो किसी भी पर्सन के अंदर डेवलप हो सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जो डिफरेंट साइकोलॉजिकल, जेनेटिकल और डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, तमाम तर चीज़ों से मिल के, या कोई एक फैक्टर भी हो सकता है या तो स्ट्रेसफुल इवेंट ज़्यादा हो सकते हैं, इन सबसे मिलकर जो है बनता है। ये दीज फैक्टर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं किसी भी पर्सन की लाइवलीहुड को और डेवलप कर सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। ये कोई गारंटी नहीं है कि ऑन सेट कोई एक ही रोल प्ले करे, हो सकता है इंटरप्ले के अंदर जेनेटिकल रोल प्ले हो, कभी हो सकता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से ट्रिगर हो, या कभी अर्ली डिटेक्शन की वजह से ट्रीटमेंट जो है वो फिर तभी डिसाइड किया जाता है जब देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा जो फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है स्किज़ोफ्रेनिया की डेवलपमेंट के अंदर। उन तमाम तर चीज़ों को, कंडीशंस को देखते हुए इसके सिम्टम्स को फिर मैनेज किया जाता है और इसके ट्रीटमेंट को कम्प्लीटली तौर पर ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय थेरेपिस्ट, जो कि इसके अंदर काउंसलिंग भी करते हैं, साइकोथेरेपी का इस्तेमाल भी करते हैं और मेडिकेशन का इस्तेमाल भी करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।